परलोक और पृथ्वी कितने दूर कितने पास। 25 अगस्त 1966 ईस्वी को नॉर्थ डकोटा में एक वायुसेना के अधिकारी को रेडियो तरंगों के द्वारा संदेश भेजने में एकाएक बाधा अनुभव हुई। अधिकारी उसका कारण समझ नहीं पा रहा था। तभी एक दूसरे ऑफिसर ने आकर बताया कि उसने एक उड़न तश्तरी यूएफओ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट देखा है। उससे गहरे लाल रंग का प्रकाश निकल रहा था। वह कभी ऊपर कभी नीचे उड़ रही थी। इसी समय एक रडार ने भी 100,000 फीट ऊपर उड़ती हुई एक गोल तश्तरी पर्दे पर फ्लैश करती हुई देखी। यूएफओ जब तक दिखाई देती रही तब तक संचार व्यवस्था सिग्नल सिस्टम्स बिल्कुल ठप रही। इसके बाद संदेशों का आवागमन फिर प्रारंभ हो गया। अब तक यह यूएफओ दक्षिण की ओर मुड़ चुकी थी और यह अनुमान था कि कोई 15 मील की दूरी पर वह पृथ्वी पर उतर गई है। इसलिए अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वायुसेना का एक कुशल दस्ता स्क्वाड्रन उधर दौड़ाया गया, किंतु उनके वहां पहुंचने तक 8 मिनट में ही वह गोला न जाने कहां अदृश्य हो गया। इसी बीच दूसरी यूएफओ उत्तर की ओर दिखाई दी। उसे भी रडार ने देखा, पर जब तक दस्ता उधर दौड़े वह भी गायब हो गई। 3 अगस्त 1935 ईस्वी की बात है। सैंटाना कैलिफोर्निया के पास एक यूएफओ बाईं ओर से आई और सड़क पर देर तक इस तरह चक्कर लगाती रही मानो वह किसी वस्तु को ढूंढ रही हो। फिर दाएं मुड़ी और खेतों का चक्कर लगाया। सड़क निरीक्षक रेक्स हैफिलिन यूएफओ की इन सारी हरकतों को देख रहा था। उसने इन दृश्यों को अपने कैमरे में खींच लिया। उसका एक चित्र धर्मयुग के 1 दिसंबर 1968 ईस्वी के एक अंक में भी प्रकाशित हुआ था। उसमें सड़क के बाईं ओर ऊपर यूएफओ साफ दिखाई देता है। 5 अगस्त 1953 ईस्वी में एक और आश्चर्यजनक घटना ब्लैक हॉक साउथ डकोटा में घटी। चालकों ने रात में आकाश में अद्भुत वस्तुएं देखी। वायुसेना के एक अड्डे पर रडार ने भी उन उड़न तश्तरियों को देखा। वायुयान चालक ने बताया कि वह सबसे अधिक चमकने वाले तारे से भी अधिक चमकदार कोई वस्तु देख रहा है। वह वायुयान से दुगुनी गति से दौड़ रही थी। वायुयान द्वारा पीछा करते ही वह कहीं अदृश्य हो गई। इसी तरह 6 नवंबर 1957 ईस्वी में ओटावा से 100 मील दूर वास्केटांग झील के पास एक उड़न तश्तरी रात के कोई 9 बजे आई। उसके कारण रेडियो की शॉर्ट और मीडियम दोनों लहरें बंद हो गई थी। इस उड़न तश्तरी के दर्शकों में एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी था। उसने अपने रिसीवर को चालू करना चाहा, पर उसे तीव्र किटकिट की आवाज़ के अतिरिक्त कुछ और सुनाई ना पड़ा। वह आवाज़ उड़न तश्तरी के माध्यम से किसी अन्य लोक के नियंत्रण केंद्र का संकेत थी या कुछ और, इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है। 4 अक्टूबर 1967 ईस्वी की शाम को कनाडा के समुद्री तट पर शाग हार्बर के सैकड़ों निवासियों ने एक विचित्र वस्तु आकाश से निकल कर आते देखी। उसकी चमकदार किरणें पीछे कतार सी छोड़ती आ रही थी। इसके बाद उसे लोगों ने समुद्र की सतह पर उतरते देखा। किरणों की कतार समुद्र में जाकर विलीन हो गई। 20 मिनट के भीतर ही पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और उड़न तश्तरी के धंसने वाले स्थान की खोज करने लगे। एक जहाज और 8 नावें भी उस खोज में सम्मिलित हुई। सर्च लाइट के तेज प्रकाश में केवल समुद्र के एक स्थान से पीले रंग का झाग निकलता दिखाई दिया।
बहुत से बुलबुले भी निकल रहे थे। ऐसा वहां पहले कभी नहीं देखा गया था। फिर भी उड़न तश्तरी का कोई प्रकाश नहीं दिखाई दिया। 2 दिन तक नौसैनिक गोताखोर गोता लगाते रहे, पर वहां किसी वस्तु या उड़न तश्तरी का कोई प्रमाण नहीं मिला। हैसलबैक जर्मनी के उस जंगली हिस्से में जहां जर्मनी और रूस की सीमाएं मिलती हैं, 11 जुलाई 1952 ईस्वी को एक विचित्र घटना घटी। एक उड़न तश्तरी जिसका व्यास कोई 8 मीटर होगा, उसके पास 2 चमकीले लबादे पहने छोटे छोटे मनुष्य खड़े थे। वहां का एक निवासी अपनी 11 वर्षीय पुत्री के साथ जा रहा था। उसे देखते ही वे लबादाधारी उड़न तश्तरी में समा गए और देखते देखते अंतरिक्ष में विलीन हो गए। एनिड, ओक्लाहोमा के पुलिस स्टेशन में 21 जुलाई 1952 ईस्वी को एक आदमी ने प्रवेश किया। वह डर के मारे थर-थर काँप रहा था। उसने अपना नाम सिड यूवैक बताया। वह इतनी बुरी तरह भयग्रस्त था कि कोई सपने में भी उसके अभिनय करने की बात नहीं सोच सकता था। उसने बताया कि एक यूएफओ उड़न तश्तरी उसका अपहरण करना चाहती थी। वाइसा और वाइकोमिस के मध्य 81 हाईवे पर वह अपनी कार से जा रहा था कि एक जबरदस्त उड़न तश्तरी बड़े वेग से कार के ऊपर गोता सी लगाती हुई झपटी। उस झपट के कारण हवा का इतना तीव्र झोंका आया कि कार थपेड़ा खाकर सड़क से बाहर जा गिरी। तश्तरी घड़ी के पेंडुलम की तरह कार के ऊपर थोड़ी देर तक झूलती रही और फिर एकाएक गायब हो गई। काल्पनिक सी लगने वाली यूएफओ उड़न तश्तरियों की ये घटनाएं अब तथ्यों के इतने समीप आ गई हैं कि उन्हें झूठ कहकर टाला नहीं जा सकता। यदि हमारी धरती में विज्ञान का इस तरह विकास हो सकता है कि यहाँ के लोग समुद्र में कूदकर कई दिन तक उसके भीतर रह सकते हैं, खेतों, खलिहानों, सड़कों और सैलाबग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर सकते हैं, आकाश में दूर दूर तक मंगल, शुक्र और चंद्रमा की सतह तक अपने रॉकेट पहुंचा सकते हैं, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है कि ब्रह्मांड के किसी और नक्षत्र में भी इस तरह का वैज्ञानिक विकास हो चुका हो और वहां के निवासी भी पृथ्वीवासियों के संपर्क या संबंध स्थापित करना चाहते हों, या फिर यहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन कर रहे हों ताकि एक दिन यहाँ के लोगों से उसे छीनकर अपने यहाँ के निवासियों को लाकर बसा सके। 19वीं शताब्दी में सारी बातें यूं ही झुठला देने की हो सकती थी। भगवान राम को व्यर्थ देखकर आकाश से इंद्र ने विमान भेजा। मातली उसका चालक था। लंका से अयोध्या पहुंचाने के लिए भी पुष्पक विमान आया था। बाबिलोन के हिब्रू भविष्यवक्ता एजकिल ने भी इस तरह का विवरण ईसा से 1130 वर्ष पूर्व लिखा था और बताया था कि एक दिन उसने देखा कि एक तूफान सा उठ रहा है, उसमें एक प्रचंड बादल फंस गया है। धीरे धीरे उस बादल से एक गोला निकला। उसे देखकर आंखें चौंधिया जाती थी। उसमें से 4 जीवित प्राणी निकले। मुझे पृथ्वी से एक चक्का ऊपर उठता भी दिखाई दिया। तब वह चारों जीवित प्राणी भी नहीं दिखाई दिए। उसके इस कथन को तब भ्रांत प्रलाप कहा गया था, पर आज का वैज्ञानिक यह मानने को विवश है कि पृथ्वी का संबंध यदि करोड़ों वर्ष पूर्व से ही लोकांतर वासियों से रहा हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। शक्तिशाली दूरवीक्षण यंत्रों और गणकों द्वारा अनेक वैज्ञानिक अथाह अंतरिक्ष में तैरते हुए ग्रहों के संबंध में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए दिन रात जुटे रहते हैं। अब वे भी मानने लगे हैं कि ब्रह्मांड के करोड़ों ग्रहों में से किसी न किसी में बुद्धिमान प्राणियों का आविर्भाव अवश्य है और वे भी हमारी तरह दूसरे जगतों से संपर्क स्थापित करने में संलग्न हैं। मनुष्य ने स्वयं ऐसे रडार स्टेशन बना लिए हैं जो 10 प्रकाश वर्षों की दूरी तक
आपस में संचार संबंध बनाए रख सकते हैं। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि ग्रह नक्षत्रों की दूरी इतनी अधिक है कि उसे गज, फीट, इंच, मीलों तथा मीटरों में नहीं नापा जा सकता। वह प्रकाश की गति से नापा जाता है। प्रकाश की गति 1 सेकंड में 1,86,000 मील है। खगोल शास्त्रियों का मत है कि 10 प्रकाश वर्ष की दूरी में कुल 10 नक्षत्र ही ऐसे हैं जिनमें थोड़े बहुत बुद्धिमान प्राणियों के अस्तित्व की संभावना है। यदि 1000 या करोड़ प्रकाश वर्ष की सीमा से ऊपर उठा जाए तो संभव है वहां अधिक बुद्धिमान प्राणी मिले, किंतु पृथ्वीवासी की आयु 1000 वर्ष की हो ही नहीं सकती। इसलिए 1000 वर्ष की प्रतीक्षा में ना तो वहां भेजे गए संकेतों का ही कोई लाभ है और ना ही वहां जाने का, क्योंकि यदि किसी वैज्ञानिक यंत्र के माध्यम से वहां जाने का प्रयत्न किया भी जाए तो मनुष्य बीच में ही कहीं मर जाएगा। यही बात दूसरे लोकों से आने वाले प्राणियों के लिए भी है। इसलिए वैज्ञानिक संदेह करते हैं कि उड़न तश्तरियों के उतरने की बात कुछ बुद्धि संगत है भी या नहीं, पर उन्हीं के कुछ अनुसंधान इस संभावना को भी भगा देते हैं। जीव जंतुओं पर किए गए अनुसंधानों से पता चला है कि यदि किसी प्राणी को जीवित अवस्था में बहुत अधिक ठंडा कर दिया जाए तो वह एक प्रकार की सुषुप्तावस्था, हाइबरनेशन में चला जाता है। उस समय इतनी गहरी नींद आ जाती है कि कोई पास से गुजरे तो यही समझेगा कि यह किसी की लाश है, किंतु 100 वर्ष या उससे भी अधिक समय बाद नींद टूटने पर वह प्राणी बिल्कुल वैसा ही स्वस्थ और थकावट रहित अनुभव कर सकता है जैसा कि सोकर जागने के पश्चात। यदि इस सिद्धांत को व्यवहारिक बनाया जा सके तो संभव है कि 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी मनुष्य सुषुप्तावस्था में पार कर ले और किसी नक्षत्र में पहुंचने पर फिर जाग उठे। वहां के अध्ययन के पश्चात फिर उसी स्थिति में 1000 वर्ष बाद पृथ्वी पर लौट आए। तब अधिक से अधिक यही होगा कि यहाँ के लोग, कई सभ्यताएं बदल चुके होंगे और अंतरिक्षवासी का अपना ही परिचय देना कठिन हो जाए। यह समस्या दूसरी तरह से सुलझ सकती है। हमारे शास्त्रों में मनुष्य की आयु कई हजार वर्ष बताई गई है। शंकर की द्वितीय पत्नी उमा ने तो कई हजार वर्ष केवल तपश्चर्या ही की थी। लोग उसे गप कहते हैं, पर आज का वैज्ञानिक वह भूल नहीं करना चाहता। वह मानता है कि वृद्धावस्था एक रोग है और उसे दूर किया जा सकता है। जीव कोशिका पर चल रहे अनुसंधान एक दिन मनुष्य की आयु को इच्छानुवर्ती बना सकते हैं। अब इसमें संदेह नहीं रह गया। श्रम और समय ही अपेक्षित रहा है। अंतरिक्ष यानों से रेडियो संदेश प्राप्त करने में जो समय लगता है उसे बहुत कम करने के लिए वैज्ञानिक किसी ऐसे क्रिस्टल की खोज में है जो मन की गति से काम कर सकता हो। उस अवस्था में यह दूरी सिकुड़कर इतनी रह जाएगी जितनी परस्पर बातचीत में होगी। किसी ऐसे तत्व की संभावना से वैज्ञानिक इनकार नहीं करते। वैज्ञानिकों ने उसकी पुष्टि में आपेक्षिक तीव्र गति, रिलेटिव वेलोसिटी का एक सिद्धांत भी खोज लिया है। उसके अनुसार जो रेडियो संदेश किसी स्थान को पहुंचाने में या कोई वस्तु अन्य ग्रह में पहुंचाने में 10,000 वर्ष लेती है, वह केवल 20 वर्ष में ही पहुंचाई जा सकेगी। यद्यपि ब्रह्मांड की अनंतता और असीमितता के आगे यह आपेक्षिक तीव्र गति भी बहुत न्यून है, पर उससे इस संभावना में पुष्टि तो हो ही जाती है कि ऊपर ब्रह्मांड के किसी नक्षत्र में पहुंचने के लिए समय और गति को नियंत्रित एवं अपेक्षित बनाया जा सकता है। इस प्रयास में बहुत कुछ संयोग और सहयोग ब्रह्मांड भी देगा। हमें यह पता है कि पृथ्वी तीव्र गति से घूमती है और सूर्य का भी चक्कर लगाती है।
सूर्य स्वयं भी भ्रमण करता है और अपने सौरमंडल के दूसरे नक्षत्रों को भी चक्कर लगाने के लिए विवश करता है। सौरमंडल में चक्कर काटते हुए नक्षत्र सामूहिक रूप से किसी और दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अनुमान है कि वह किसी अन्य नक्षत्र का चक्कर काटता है। ऐसे ऐसे अनेक सौरमंडल परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। परिक्रमशील नक्षत्र की ओर उड़ने वाले पृथ्वी के यान को गणित के ऐसे सिद्धांत के सहारे भेजा जाना संभव है जिससे आधी दूरी तो वह चले और शेष आधा भाग वह नक्षत्र चलकर पास आ जाए जिसमें उसे जाना है। इन सब संभावनाओं को व्यक्त करने का एक ही कारण है और वह यह है कि इन सब संभावनाओं का विकास किसी अन्य नक्षत्र ने कर लिया होगा और वे पृथ्वी से संपर्क साधना चाहते होंगे, तो वे निश्चित ही उड़न तश्तरियों में बैठकर पृथ्वी में आते होंगे। इसलिए उड़न तश्तरियों के इन प्रसंगों को मिथ्या नहीं कहा जा सकता। अपनी अपनी जानकारी गुप्त रखने की भी एक परंपरा वैज्ञानिक देशों में है। इसलिए विज्ञान के जो आविष्कार और तथ्य सामने आ चुके हैं उनसे अधिक वैज्ञानिकों और शासकों की डायरियों में गुप्त हैं। उन सबकी जानकारी चौंकाने वाली हो सकती है। वह जैसे जैसे सामने आती जाएगी यह सिद्ध होता जाएगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र एक ही कुटुंब के सदस्य हैं। उनमें उसी तरह संबंध स्थापित किया जा सकता है जैसे एक गांव वाले दूसरे गांव से रखते हैं। अर्जेंटीना के शोध विद्वान डॉक्टर पेड्रो रोमनुक ने व्यूनस एरस में लगभग इसी तथ्य को प्रमाणित करते हुए बताया कि रूस और अमेरिका दोनों के पास दूसरे ग्रहों से आई हुई टूटी फूटी उड़न तश्तरियां हैं। वह कैनेडी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बायोसाइकोसिंथेसिस भाषणमाला के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा, रूस को एक नर्स शिप मिला है जिसका अध्ययन वहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है, पर उन्होंने इस संबंध में कोई बात नहीं बताई। इसी प्रकार अमेरिका के अलामागोर्डो न्यू मैक्सिको क्षेत्र में एक उड़न तश्तरी मिली। उत्तर पश्चिमी अमेरिका वेधशाला के निदेशक श्री सिलास न्यूटन ने अमेरिकी गुप्तचरी केंद्र को इसकी सूचना दी। उन्होंने यह भी बताया कि इस उड़न तश्तरी में दरवाज़ों की जगह बाहर निकलने के लिए छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। इनमें से केवल छोटे आकार के प्राणी गुजर सकते हैं। स्वच्छ और कड़ी धातु की इस उड़न तश्तरी में छोटे आकार के 6 शव भी पाए गए। इनमें पाए गए प्राणियों का आकार प्रकार मनुष्यों से मिलता जुलता है। ऐसा लगता है उड़न तश्तरी का द्वार खराब हो गया तो वायुमंडलीय प्रभाव से उनकी मृत्यु हो गई हो। यह अंतरिक्ष यान सौर शक्ति से चलता है। इन प्राणियों ने किसी धातु का पारदर्शी नीला वस्त्र सा धारण किया हुआ था। इस धातु पर किसी कैंची या ज्वलनशील टॉर्च का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। डॉक्टर रोमनुक ने उस सौर शक्ति के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया, पर अब यह निश्चित हो चुका है कि कभी यहाँ जीवित प्राणी दूसरे नक्षत्रों से अवश्य आते रहे होंगे और उनका पृथ्वीवासियों से घनिष्ठ संबंध भी रहा होगा। इस संबंध में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक्सेटर गांव के समीप पुलिस सर्जन यूगेने बंट्रेड अपनी ड्यूटी पर थे। तभी एकाएक एक कार आई और उन्हें देखकर रुक गई। उसमें से एक अत्यंत घबराई हुई स्त्री निकली। उसने बताया कि मेरी कार के ऊपर एक विशाल गोलाकार रक्तवर्णी चमकती हुई वस्तु तेजी से पीछा करती हुई आ रही थी। वह अभी अभी एकाएक जंगल की ओर तेजी से मुड़कर अदृश्य हो गई। पुलिस सर्जन ने समझा स्त्री कहीं डर गई है।
भय की अवस्था में अक्सर ऐसा होता है कि मानसिक कल्पना का साकार भूत आ धमकता है, पर मनोबल वाले लोगों को वैसा कुछ प्रतीत नहीं होता। अभी सर्जन इसी उधेड़बुन में था कि एकाएक वायरलेस कंट्रोल की घंटी बजी और उसने भी चिल्लाकर वही सूचना दी। उनके ऑफिसर जिनी टोलेंट ने इस पेट्रोल पार्टी को तुरंत जंगल की ओर बढ़ने का आदेश दिया। गाड़ी रास्ते में बढ़ी तो उन लोगों को 58 व्यक्ति उसी तरह घबराए हुए, कुछ खंदकों में छिपे, कुछ भागते हुए मिले। उन सब के कथन एक ही तरह के थे। पेट्रोल गाड़ी अभी कुछ दूर ही गई थी कि एक खेत की ओर से 6 घोड़े भयानक चीत्कार करते हुए भागे आ रहे थे और वही द्रुत गति की उड़न तश्तरी जैसी वस्तु उनका पीछा कर रही थी। पेट्रोल गाड़ी के पास पहुंचने तक वह निशान एकाएक पीछे मुड़ा और आकाश की ओर तेजी से उड़ते हुए शून्य में विलीन हो गया। पीछे निकाले गए निष्कर्ष में इन अधिकारियों ने माना कि वह कोई विलक्षण आकृति का यान था। हम नहीं जानते कि उसे कोई बुद्धिमान प्राणी चला रहा था या यह कोई अणु नियंत्रित यंत्र था। जो भी हो, उसके पीछे किसी अत्यंत बुद्धिमान सत्ता का हाथ सुनिश्चित था।